अक्सर ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वहाँ एक खास तरह की क्लैरिटी होती है। मतलब अगर आपकी हड्डी टूटती है तो एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस स्क्रीन पर उंगली रखकर कह देता है, देखिए यहाँ दिक्कत है। बिल्कुल, वो एकदम बाइनरी सिचुएशन होती है, यानी या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। साइंस की इस क्लैरिटी से ना हमें चीजों को देखने और उन्हें कैटेगराइज करने में बहुत आसानी होती है। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब हम उस क्लिनिक से निकलकर खेतों में उतरते हैं और मिट्टी के संरचना यानी जो सॉइल स्ट्रक्चर की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो एक्सरे मशीन अचानक बेकार लगने लगती है। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ धूल या एक सपाट मैदान लगता है। राइट, पर सतह के ठीक नीचे एक पूरा अदृश्य आर्किटेक्चर काम कर रहा होता है। और आज की इस गहन चर्चा में हम एग्रीप्रेप हॉर्टिकल्चर के नोट्स के उसी खजाने को खोलने जा रहे हैं। हम समझेंगे कि ये सॉइल स्ट्रक्चर और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आखिर काम कैसे करते हैं। एकदम सही कहा आपने। और जो भी स्टूडेंट्स एएफओ, आईबीपीएस एएफओ या स्टेट लेवल के एग्रीकल्चर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस आर्किटेक्चर को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये सीधे तौर पर कट ऑफ क्लियर करने का बेस है। एग्जैक्टली। आज हम इन नोट्स की टेबल्स, उनका क्लासिफिकेशन और जो डेटा पॉइंट्स है ना, उन्हें सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे जो साइंस काम कर रहा है उसको डिकोड करेंगे। हाँ, और इस चर्चा में गहराई तक उतरने से पहले मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है उन सभी के लिए जो लगातार इस सफर में मेहनत कर रहे हैं। अगर आपने पिछले टॉपिक का अभ्यास नहीं किया ना, तो agriprep.in पर जाएं और अपनी समझ पर रखने के लिए एमसीक्यू जरूर सॉल्व करें। हाँ, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये सब सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी बनकर रह जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसी बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि ये सॉइल स्ट्रक्चर आखिर भला क्या है। देखिए, अगर हम इसके कोर में जाएं तो मिट्टी मेनली प्राइमरी पार्टिकल से बनी है, सैंड, सिल्ट और क्ले। जब ये तीनों कण एक फिक्स्ड पैटर्न में आपस में जुड़ते हैं ना, तो उस अरेंजमेंट को ही हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। राइट। और एग्जाम के नोट्स में दो वर्ड्स बहुत हाईलाइट होते हैं जिन्हें लेकर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। एक है पेड्स और दूसरा है क्लॉड। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा था। इसको समझने के लिए क्या हम एक एनालॉजी ले सकते हैं। मान लीजिए कि पेड्स एक नेचुरली बना हुआ मधुमक्खी का छत्ता है। प्रकृति ने सालों की प्रोसेस से धीरे धीरे इसे एक मजबूत ढांचा दिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। और दूसरी तरफ क्लॉड्स वो सिचुएशन है जब आप एक बुलडोजर या ट्रैक्टर लेकर उस छत्ते को जबरदस्ती आर्टिफिशियल टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यानी पेड्स नेचुरल एग्रीगेट्स हैं और खेत में टिलेज या जुताई करने पर जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले टूटकर बनते हैं वो क्लॉड्स हैं। एग्जैक्टली। एग्जाम में ठीक यही डिफरेंस फंसाता है, नेचुरल फॉर्मेशन और आर्टिफिशियल फॉर्मेशन का फर्क। अब जब साइंटिस्ट्स इस नेचुरल मिट्टी की स्टडी करते हैं तो वो इसे 3 मेन बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। पहला है टाइप, यानी उसका आकार कैसा है। हाँ, और दूसरा है क्लास, यानी उन पार्टिकल्स का साइज क्या है। बिल्कुल। और तीसरा होता है ग्रेड, जो ये बताता है कि ये ढांचा कितना क्लियर, ड्यूरेबल और मजबूत है। अगर हम क्लास की बात करें तो नोट्स इसे 5 साइजेस में बांटते हैं: वेरी फाइन, फाइन, मीडियम, कोर्स और वेरी कोर्स। ये तो सीधा साइज का खेल हो गया, लेकिन एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है टाइप। बिल्कुल। नोट्स के अकॉर्डिंग इसके 4 मेन टाइप्स हैं। पहला है प्लेट लाइक या प्लाटी। इसमें ना मिट्टी का जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होता है वो उसके वर्टिकल डेवलपमेंट से ज्यादा होता है। एक तरह से परतों में होता है ये। अच्छा, और अगर ये परतें मोटी हैं तो उसे प्लेटी कहते हैं, और अगर बहुत पतली हैं तो वो लैमिनार कहलाता है। हाँ, एकदम सही। लेकिन एक डाउट था, ये प्लेटी स्ट्रक्चर असल में मिलता कहाँ है नेचर में? देखिए, ये मेन रूप से वर्जिन सॉइल्स यानी अछूती मिट्टी की अपर लेयर्स में मिलता है या फिर सब सॉइल में। ये अक्सर पानी या बर्फ के लगातार एक ही डायरेक्शन में बहने की वजह से ना पेरेंट मटेरियल से विरासत में मिलता है, और ये पानी को नीचे जाने से रोकता भी है। ओह वाओ, समझ गया। इसके बाद दूसरा टाइप आता है प्रिज्मालाइक। इसमें हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल डेवलपमेंट ज्यादा होता है। ये जमीन के अंदर किसी खंभे या पिलर जैसा दिखता है, जिसकी लंबाई 1 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। राइट। और नोट्स बताते हैं कि ये एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की सब सॉइल में मिलता है। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल पेच है।
नोट्स में कॉलमनार और प्रिज्मेटिक दोनों का जिक्र किया गया है। तो इन दोनों पिलर्स में आखिर बेसिक फर्क क्या है? हाँ, जहां तक मैंने समझा है, फर्क उनके एंड्स यानी सिरों का है। अगर इन खंभों के अपर एंड्स गोल हैं, मान लीजिए जैसे किसी ने पिलर के ऊपर एक गुंबद बना दिया हो, तो उसे कॉलमनार कहेंगे। हाँ, और ये अक्सर उन सॉइल्स में होता है जहां सोडियम ज्यादा मिलता है। लेकिन अगर उन पिलर्स के सिरे एकदम चपटे और साफ काटे हुए हैं, बिल्कुल एक फ्लैट छत की तरह, तो वो प्रिज्मेटिक कहलाता है। सही। तीसरा टाइप है ब्लॉक लाइक। इसमें तीनों डायमेंशंस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लगभग बराबर होते हैं। ये एक इर्रेगुलर डाइस जैसा दिखता है और ये भी ज्यादातर सब सॉइल में ही होता है। और इसका सीधा असर ड्रेनेज, एरिएशन और जड़ों के फैलाव पर पड़ता है। लेकिन एग्रीकल्चर के नजरिए से जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है वो चौथा है, स्फेरॉइडल या गोलाकार संरचना। इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर से कम होता है और ये ए होराइजन में पाया जाता है। खासकर वहां जहां ऑर्गेनिक मैटर या घास की जड़ें ज्यादा हों, राइट? और यहीं पर एग्जाम का सबसे ट्रिकी सवाल छिपा है। नोट्स स्फेरॉइडल को 2 हिस्सों में बांटते हैं, ग्रैनुलर जो कम पोरस होता है और क्रम जो हाईली पोरस होता है। हाँ, और एग्जाम में अक्सर सीधा सवाल यही आता है कि खेती के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, और उसका एकलौता सही जवाब है क्रम स्ट्रक्चर। लेकिन लॉजिकली ऐसा क्यों है? मतलब किसान के लिए क्रम ही बेस्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें पोज यानी पोर स्पेस सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए, जड़ों को मिट्टी के अंदर फैलने के लिए सिर्फ जगह नहीं चाहिए, उन्हें सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी भी चाहिए। क्रम स्ट्रक्चर एक स्पंज की तरह काम करता है। अच्छा, तो वो पानी को सोखता भी है और एक्स्ट्रा पानी को बहने भी देता है? बिल्कुल। क्रॉप प्रोडक्शन और जड़ों के विकास के लिए ये बैलेंस सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये तो सच में एक मस्ट रिमेंबर पॉइंट है। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को देखें, तो लॉजिक यही कहता है कि ऑर्गेनिक मैटर और घास इस स्ट्रक्चर को सुधारते हैं क्योंकि वो पार्टिकल्स को बांधने वाले ग्लू की तरह काम करते हैं। हाँ, लेकिन इंटेंसिव कल्टीवेशन यानी अंधाधुंध जुताई इस नेचुरल ढांचे को तोड़ देती है। और यहाँ केमिकल्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम आयन मिट्टी के पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर धकेलता है। इसे डिफ्लॉक्यूलेशन कहते हैं, जिससे स्ट्रक्चर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ नोट्स में एक ऐसी लाइन है जो थोड़ा हैरान करती है। इसमें साफ लिखा है कि कैल्शियम आयन भी फ्लॉक्यूलेशन के कारण सॉइल स्ट्रक्चर को नष्ट करता है। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस में तो हम पढ़ते हैं कि कैल्शियम मिट्टी को सुधारता है। मैं समझाती हूँ, ये एक बहुत ही बारीक पॉइंट है। नॉर्मली कैल्शियम फ्लॉक्यूलेशन करता है, यानी पार्टिकल्स को पास लाता है, जो स्ट्रक्चर बनने का पहला स्टेप है। लेकिन अगर कंडीशन बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड हो जाए, तो वही फ्लॉक्यूलेशन नेचुरल पोर स्पेस को खत्म करके उसे एक सॉलिड ब्लॉक बना सकता है। ओह अच्छा, तो टेक्निकली उसको स्ट्रक्चर का नष्ट होना ही कहेंगे। एग्जैक्टली। कम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें दिए गए सिलेबस और नोट्स के एग्जैक्ट वर्ड्स पर ही फोकस करना होता है। ये टॉपिक एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए मेक श्योर यू प्रैक्टिस MCQs ऑन दिस। agriprep.in पर जाएं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और AI एवैल्यूएशन से अपनी परफॉर्मेंस चेक करें। सही कहा आपने। अब क्योंकि हमने स्ट्रक्चर और पूरे स्पेस को समझ लिया है, तो यहीं से हमारा अगला लॉजिकल स्टेप डेंसिटी की तरफ जाता है, क्योंकि ये पूरे स्पेस ही तय करता है कि मिट्टी की डेंसिटी कितनी होगी। और डेंसिटी ही वो चीज है जो तय करेगी कि जड़ें कितनी आसानी से नीचे जा सकेंगी। नोट्स बताते हैं कि इसे पिक्नोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है। मिट्टी की डेंसिटी मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है पार्टिकल डेंसिटी या PD, जिसे ट्रू या एब्सोल्यूट डेंसिटी भी कहते हैं, राइट? इससे समझना आसान है। इसमें पूरे स्पेस यानी खाली जगह और हवा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। यह सिर्फ ओवन में सुखाई गई मिट्टी के प्योर सॉलिड पार्टिकल्स का वेट है। हाँ, और मिनरल सॉइल्स का PD लगभग हमेशा 2.66 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर फिक्स होता है, जबकि ऑर्गेनिक मैटर का PD काफी कम होता है, सिर्फ 1.1 से 1.4 के बीच। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भारी मिनरल्स पार्टिकल डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जबकि हल्का ऑर्गेनिक मैटर इसे कम करता है। लेकिन खेत में असल मायने बल्क डेंसिटी या BD के होते हैं, जिसे अपैरेंट डेंसिटी भी कहते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स के साथ साथ उनके बीच की खाली जगह यानी हवा वाले पोर स्पेस को भी शामिल किया जाता है। इसी वजह से बल्क डेंसिटी हमेशा पार्टिकल डेंसिटी की लगभग आधी होती है, यानी मिनरल सॉइल्स के लिए करीब 1.33। अब यहाँ वो सवाल आता है जो हर बार एग्जाम में फंसाता है। हम देखते हैं कि रेतीली यानी सैंडी मिट्टी हाथ में लेने पर भुरभुरी और हल्की लगती है, वहीं क्ले मिट्टी भारी और स्टिकी लगती है, लेकिन नोट्स का डेटा तो कुछ और ही कह रहा है। हाँ, नोट्स के अकॉर्डिंग सैंडी मिट्टी की बल्क डेंसिटी 1.4 से 1.75 होती है, जबकि क्ले की डेंसिटी सिर्फ 1.1 से 1.4 होती है। वही तो, ये कैसे पॉसिबल है? जो मिट्टी हल्की लग रही है उसकी डेंसिटी भारी लगने वाली क्ले से ज्यादा कैसे हो सकती है? ये सॉइल साइंस का एक बहुत ही शानदार आहा मोमेंट है। इसे ऐसे देखिए, क्ले के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, ये सच है, लेकिन जब लाखों क्ले पार्टिकल्स एक साथ आते हैं ना, तो उनके बीच अनगिनत माइक्रोपोर्स बन जाते हैं। अगर आप क्ले के एक ब्लॉक का टोटल पोर स्पेस नापेंगे तो वो सैंडी मिट्टी से बहुत ज्यादा निकलेगा। वेट, यानी क्ले में हवा के लिए ज्यादा होती है? एकदम सही, क्योंकि बल्क डेंसिटी में हवा वाली खाली जगह भी वेट के कैलकुलेशन में शामिल है, और क्ले में वो हवा वाली जगह ज्यादा है, इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम उसका टोटल वेट कम हो जाता है। ओह वाओ! और सैंडी मिट्टी में पार्टिकल्स बड़े होते हैं, यानी मैक्रोपोर्स होते हैं, लेकिन उन पार्टिकल्स के बीच ओवरऑल खाली जगह कम होती है, सॉलिड हिस्सा ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा डेंस और भारी हो जाती है। एग्जैक्टली ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन था। अब समझ आया कि क्यों खेत में टिलेज करने या ऑर्गेनिक मैटर मिलाने से मिट्टी ढीली हो जाती है। हम असल में पोर स्पेस को बढ़ा रहे होते हैं, जिससे बल्क डेंसिटी कम हो जाती है। और इसकी उल्टा, अगर हम खेत में भारी ट्रैक्टर चलाएं तो मिट्टी कंपैक्ट हो जाती है, पोर स्पेस दब जाता है और बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है। कॉम्पैक्ट सबसॉइल की डेंसिटी तो 2.0 तक पहुंच सकती है। हाँ, तो देखिए, डोंट जस्ट लिसन, टेस्ट योरसेल्फ। agriprep.in पे MCQs अटेम्प्ट करें और AI इवैल्यूएशन से अपनी एक्यूरेसी चेक करें, क्योंकि ये डेंसिटी और पोर्स का खेल सिर्फ जड़ों तक लिमिटेड नहीं है। इनका सीधा असर मिट्टी के अंदर हीट और एयर के फ्लो पर भी पड़ता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन है, क्योंकि पोर स्पेस सिर्फ खाली जगह नहीं है, ये हवा और टेम्परेचर के लिए एक हाईवे जैसा है। तो चलिए थर्मल कंडक्टिविटी को देखते हैं। ये मेजर करती है कि मिट्टी गर्मी को कितनी तेजी से अपने अंदर से गुजरने देती है। राइट, नोट्स के अकॉर्डिंग थर्मल कंडक्टिविटी क्ले के मुकाबले सैंडी मिट्टी में ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है वो मॉइस्चर और ऑर्गेनिक मैटर का इफेक्ट है। मॉइस्चर बढ़ने से थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन पोर स्पेस और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने से ये घट जाती है। ऑर्गेनिक मैटर घटाता क्यों है? बहुत लॉजिकल सवाल है। देखिए, पानी हवा के मुकाबले गर्मी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। जब मिट्टी में मॉइस्चर बढ़ता है तो वो पोर स्पेस को पानी से भर देता है, जिससे गर्मी तेजी से फ्लो करने लगती है। अच्छा, और जब हम ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं तो वो एक ब्लैंकेट या स्वेटर की तरह काम करता है। बिल्कुल, वो पोर स्पेस बढ़ाकर हवा को ट्रैप कर लेता है, और हवा हीट की बैड कंडक्टर होती है, इसलिए गर्मी का फ्लो स्लो हो जाता है। क्या बात है! इसी से जुड़ा है सॉइल टेम्परेचर का वो रूल जो एग्जाम के लिए सीधा रटना होता है, डायगोनल वेरिएशन। नोट्स के ठीक अनुसार इसे ऐसे याद रखना चाहिए, ड्राई इज ग्रेटर देन मॉइस्ट, यानी सूखी मिट्टी में टेम्परेचर का उतार चढ़ाव नमी वाली मिट्टी से ज्यादा होता है। हाँ, और लूज इज ग्रेटर देन कॉम्पैक्ट, साथ ही डीप इज ग्रेटर देन शैलो, और ड्राई मॉइस्ट का रीजन भी वही है जो हमने अभी डिस्कस किया। पानी को गर्म होने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए नमी वाली मिट्टी जल्दी गर्म या ठंडी नहीं होती। ये तो हुई हीट की बात, लेकिन जब उन पोर्स में हवा के बजाय पानी भर जाए तो मिट्टी की केमिस्ट्री पर क्या असर पड़ता है? ये हमें रीडॉक्स पोटेंशियल या ई की तरफ ले जाता है। इसे मिलीवोल्ट्स में नापा जाता है। ये आखिर है क्या? आसान भाषा में ये ऑक्सीजन का टग ऑफ वॉर है। ये किसी सिस्टम की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन स्टेट को दिखाता है। अगर मिट्टी वेल ड्रेन्ड है, यानी उसमें हवा का फ्लो अच्छा है, तो उसका रीडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, +400 से +700 मिलीवोल्ट्स के बीच। लेकिन अगर खेत में पानी भर जाए, जैसे वाटर लॉक्ड कंडीशन में, तब ऑक्सीजन एट ऑफ हो जाती है। एनारोबिक बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और वो मिट्टी के कंपाउंड से ऑक्सीजन छीनने लगते हैं। कंडीशन रिड्यूस्ड हो जाती है और ये पोटेंशियल गिरकर
-250 से -350 तक चला जाता है। जैसे धान की खेती में, धान के खेत में पानी भरा होता है जिससे वहां की मिट्टी का रिडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाता है। ये एग्जाम के लिए एक बहुत जरूरी एग्जाम्पल है। इसके बाद नोट्स में सॉइल प्लास्टिसिटी का जिक्र है। हाँ, प्लास्टिसिटी का इंडेक्स ऑल्टरबर्ग ने 1911 में दिया था। प्लास्टिसिटी का सीधा मतलब है मिट्टी का बिना टूटे अपना आकार बदल लेना, और ये क्वालिटी तभी दिखती है जब मिट्टी में कम से कम 15% क्ले मौजूद हो। इसे नापने के लिए लिक्विड लिमिट डिवाइस का यूज होता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जो एक किसान के लिए बहुत प्रैक्टिकल हैं। पहली है लोअर प्लास्टिक लिमिट। यह मॉइस्चर का वो लोअर लेवल है जिस पर मिट्टी को बिना दरार पड़े मोड़ा जा सकता है। राइट, जुताई के लिए ये सबसे बेस्ट अपर लिमिट मानी जाती है। और दूसरी है अपर लिमिट या लिक्विड लिमिट। अगर खेत में मॉइस्चर इस लेवल तक पहुंच जाए तो मिट्टी अपना सारा ढांचा खो देती है और पानी की तरह बहने लगती है। यहाँ जुताई करना खेत को बर्बाद कर सकता है। इसी से जुड़ा एक और टर्म है कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है कि मिट्टी अलग-अलग मॉइस्चर लेवल्स पर बाहरी प्रेशर को कितना सह सकती है। इसका ऑर्डर हमेशा याद रखना चाहिए: ड्राई, मॉइस्ट, वेट। बिल्कुल, सूखी मिट्टी सबसे ज्यादा रेजिस्ट करती है और गीली सबसे कम। अब वापस जड़ों के सांस लेने की प्रोसेस पर आते हैं। इसके लिए एक पैरामीटर है ODR यानी ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो। ये मापता है कि जड़ों को कितनी तेजी से ऑक्सीजन मिल रही है। और इसे नापने के लिए प्लैटिनम वेयर इलेक्ट्रोड का यूज होता है। राइट। नोट्स की जो फिगर्स हैं वो सीधे पूछे जाते हैं। मटर यानी पी की क्रॉप के लिए ODR सबसे ज्यादा चाहिए, लगभग 39.5, जबकि चावल यानी राइस के लिए सबसे कम होता है 22.1 × 10⁻⁻8। ऐसा क्यों? क्योंकि पी एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। इसकी जड़ों में जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उन्हें काम करने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। वहीं राइस पानी में डूबा रहता है, उसने एवोल्यूशन के दौरान कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करने की एबिलिटी डेवलप कर ली है। शानदार। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो सीधे हमारी आंखों से जुड़े हैं, जैसे कि सॉइल कलर। इसे मंसल कलर चार्ट से मेजर करते हैं। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, पहला है ह्यू। ये मिट्टी का डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर बताता है, जैसे लाल, पीली या भूरी। दूसरा है वैल्यू, जो बताता है कि वो रंग कितना हल्का या गहरा है। और तीसरा है क्रोमा, जो उस रंग की प्यूरिटी को दर्शाता है। एग्जाम में इन तीनों के एग्जैक्ट मीनिंग्स पूछे जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट। पानी की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, जबकि मिट्टी की सिर्फ 0.2 होती है। इसका मतलब यह है कि मिट्टी पानी के कंपैरिजन में 5 गुना तेजी से हीट गेन या लूज करती है। एकदम सही। पानी के मॉलिक्यूल्स को गर्म होने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, जबकि मिट्टी के मिनरल्स जल्दी गर्म हो जाते हैं। और आखिर में जिस पूरे स्पेस की हम इतनी देर से बात कर रहे थे, उसे परसेंटेज में नापने का फॉर्मूला सॉइल पोरोसिटी कहलाता है। इसका फॉर्मूला है 100 माइनस ब्रैकेट में बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय पार्टिकल डेंसिटी इनटू 100। पोरोसिटी ज्यादा होती है, लगभग 40 से 60%, जबकि सैंडी मिट्टी में मैक्रोपोज होते हैं, पर टोटल पोरोसिटी कम होती है, करीब 35 से 50%। वाओ, हमने सच में काफी डिटेल में जाकर इन कॉन्सेप्ट्स को समझा, लेकिन एग्जाम के दिन इस पूरे डेटा को याद रखना एक चैलेंज होता है। तो चलिए 2 मिनट का एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स ना भूलें। बिल्कुल। मेरी तरफ से पहला पॉइंट, खेती के लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर कौन सा है? क्रम स्ट्रक्चर। रेत और क्ले में से बल्क डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? सैंडी मिट्टी की ज्यादा होती है। धान के खेत या वाटरलॉग्ड मिट्टी का रीडॉक्स पोटेंशियल कैसा होता है? नेगेटिव होता है, -250 से -350 मिलीवोल्ट्स। मिट्टी पानी से कितनी तेजी से गर्म होती है? 5 गुना तेजी से। और एंड में मुनसेल चार्ट में ह्यू क्या दर्शाता है? डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर को। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो हर एग्रीकल्चरल स्टूडेंट के टिप्स पर होने चाहिए। अब इस डीप डाइव को रैप अप करने से पहले चलिए देखते हैं कि आज की डिस्कशन से हमने क्या सीखा। मैं आपसे 3 क्विक MCQs पूछती हूँ, देखते हैं हमारे लिसनर्स जवाब दे पाते हैं या नहीं। हाँ, पूछिए। पहला सवाल, मिनरल सॉइल्स की पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है? इसका जवाब है 2.66 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सही। दूसरा सवाल, ODR मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? वो है प्लैटिनम वियर इलेक्ट्रोड। और आखिरी सवाल, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर मिलाने पर बल्क डेंसिटी का क्या होता है? वो घट जाती है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों ने भी यही जवाब सोचे होंगे। अगर आपके जवाब सही थे तो बहुत बढ़िया,
और अब आपका नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, विजिट agriprep.in। इस टॉपिक के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें, एआई इवैल्यूएशन से अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करें और अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करें। और जाते जाते मैं एक गहरी बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि पोर स्पेस और डेंसिटी आखिर खेती का बेस कैसे है। जरा सोचिए, दुनिया भर में लगातार भारी मशीनों से खेती हो रही है। अगर एक दिन ये मिट्टी पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाए और इसका सारा पोर स्पेस हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो क्या फ्यूचर में हमारी फसलों की जड़ें कभी सांस ले पाएंगी? क्या हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो एक दिन पत्थर बन जाएगी? सच में ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी मिट्टी के उस इनविजिबल आर्किटेक्चर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, जहां कोई एक्सरे मशीन काम नहीं करती, बल्कि नेचर के अपने बहुत ही नाजुक रूल्स चलते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी थ्रोट के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार हम एग्रीकल्चर साइंस के एक और मजेदार टॉपिक को डिकोड करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप क्वेश्चनिंग।